द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 17। बुद्धि का देवता वॉर्डन विनाश के राजा के पास गया और गले लगाकर पूछा कि अराजकता पर व्यवस्था की जीत कैसे हो सकती है। विनाश के राजा ने कहा, पहले अपनी बाई आंख दो और मैं इसका जवाब बता दूंगा। बिना झिझक वॉर्डन ने अपनी बाई आंख निकाल कर दे दी। अब बताएं। तो विनाश के राजा ने जवाब दिया, रहस्य यही है कि इसे दोनों आंखों से देखो। जॉन गार्डनर। और अधिक बदलाव। ग्राहम 4 अतियों को दर्शाते हैं। ओवर प्राइस लड़खड़ाता दिग्गज, एम्पायर बनाने वाला कंपनी समूह, ऐसा विलयन जहाँ छोटी फर्म बड़ी का अधिग्रहण करे, मूल रूप से बेकार कंपनी में शुरुआत, शेयर जन प्रस्ताव IPO। बीते कुछ वर्षों में ग्राहम के अतियों के पर्याप्त से नए मामले मिल रहे हैं जिनसे विश्वकोश भर सकता है। कुछ नमूने पेश है। चमकदार लेकिन पारदर्शी नहीं। 2000 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी इको में किसी भी US स्टॉक से ज़्यादा निवेशकों का स्वामित्व था। 192.9 बिलियन बाजार पूंजीकरण के साथ यह अमेरिका की 12वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी। क्या इसका भीमकाय मूल्यांकन न्यायोचित था? चलिए ल्यूसेंट की 30 जून 2000 को समाप्त तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट के कुछ बुनियादी बातों को देखते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट को नज़दीक से पढ़ने पर किसी अनुत्तरित टेलीफोन स्विचबोर्ड जैसी अलार्म घंटी घनघना जाती है। ल्यूसेंट ही हाल ही में एक ऑप्टिकल उपकरण सप्लायर क्रोमाटिस नेटवर्क्स का 4.8 बिलियन के अधिग्रहण किया, जिसमें 4.2 बिलियन गुडविल या बुक वैल्यू से लागत के थे। क्रोमाटिस ने 150 कर्मचारी थे, ग्राहक कोई नहीं और रेवेन्यू शून्य था। तो यह गुडविल शब्द नामुनासिब प्रतीत होता है। शायद होप चेज ज़्यादा सही होगा। यदि क्रोमाटिस के परिपक्व उत्पाद चले नहीं तो ल्यूसेंट को गुडविल को उलटकर ऐसे भावी आय के चार्ज ऑफ करना होगा। एक फुटनोट से खुलासा हुआ कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पाद खरीदारों को 1.5 बिलियन का उधार दिया था। ल्यूसेंट पर उन 350 मिलियन की गारंटी भी थी जो उसके ग्राहकों ने कहीं और से उधार लिए थे। इन कुल कस्टमर फाइनेंसिंग से सभी एक वर्ष में दोगुनी हो गई, जो यह बताता है कि खरीदारों के पास ल्यूसेंट के उत्पाद खरीदने के लिए नकदी खत्म हो रही थी। यदि इनके पास कर्ज चुकाने के लिए भी नकद नहीं रहा तो क्या होता? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को विकसित करने की लागत को पूंजीगत आस्तियों के तौर पर लिया। क्या यह आस्ति की निवेश की जगह दैनिक कारोबार वह नहीं होना चाहिए था जो आय से निकलता हो? निष्कर्ष। अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमाटिस डिवीजन को बंद कर दिया जब इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को आकर्षित करने की रिपोर्ट आई। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को 16.2 बिलियन का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसे पुनः 11.9 बिलियन की हानि हुई। इन नुकसानों में 3.5 बिलियन प्रोविजंस फॉर बैड डेट एंड कस्टमर फाइनेंसिंग में हुआ। एम्पेयरमेंट चार्जेस रिलेटेड टू गुडविल में 4.1 बिलियन और रिलेटेड टू कैपिटलाइज सॉफ्टवेयर चार्जेस में 362 मिलियन का हुआ। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को 51.062 पर था। 2002 में 1.26 पर समाप्त हुआ, जो 2.5 वर्ष में बाजार के 190 बिलियन का नुकसान था। अधिग्रहण का जादूगर। टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड की व्याख्या में हम विंस्टन चर्चिल का केवल भावनावाद करते हुए यह कहते हैं कि इतने सारे लोगों द्वारा इतना अधिक कुछ को कभी नहीं बेचा गया। 1997 से लेकर 2001 तक इस बरमूडा आधारित कंपनी समूह ने 37 बिलियन से अधिक कुल व्यय किया, जिनमें से अधिकांश टाइको के शेयर में हुआ था, जिसमें उन्होंने कंपनियों को उसी तरह खरीदा था जैसे इमेल्डा मार्कस सैंडलर खरीदती थी। वित्त वर्ष 2000 में इनकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसका औसत हर दूसरे दिन 1 से ज़्यादा था। परिणाम, टाइको चमत्कारी रूप से आगे बढ़ा। 5 वर्षों में रेवेन्यू 7.6 बिलियन से 34 बिलियन हो गया और परिचालन आय 476 मिलियन के नुकसान से 6.2 बिलियन के लाभ तक पहुंच गई। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी की 2001 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट वैल्यू 114 बिलियन थी। लेकिन टाइको के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने ही दिमाग चकराने वाले थे जितनी इसकी तरक्की। लगभग हर वर्ष उन्होंने अधिग्रहण संबंधी चार्जेस में सैकड़ों मिलियन डॉलर लगा दिए। ये खर्च 3 मुख्य वर्गों में आता है।
विलय या पुनर्संरचना या अन्य अनावर्ती लागत, चार्जेस फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ लॉन्ग लीड्स एक्सेट, राइट ऑफ परचेस इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। संक्षेप में हम पहले प्रकार के चार्ज को मोरन, दूसरे को चिल्ला और तीसरे को वुलपिराड कहेंगे। इनका आगामी समय में प्रदर्शन कैसा रहा? जैसा कि आपने देखा, मोरन चार्जेस जिन्हें अनावर्ती माना जाता है 5 वर्षों से 4 में दिखाए गए। इनका कुल जोड़ भारी भरकम 2.5 बिलियन था। चिल्ला जिस तरह लंबे समय तक सामने आया और 700 मिलियन से अधिक की राशि थी, वो पेराड और $500 बिलियन लेकर आई। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछ सकता है, यदि टाइको के अधिग्रहण द्वारा तरक्की की रणनीति का विचार इतना ही साफ सुथरा था तो इसे बाद में अपनी सफाई के लिए वर्ष में औसतन 750 मिलियन का खर्च क्यों करना पड़ा? यदि जैसा कि स्पष्ट है, टाइको चीज़ों को बनाने के कारोबार में नहीं थी, बल्कि वह चीज़ों को बनाने वाली कंपनियों को खरीदने के कारोबार में थी, तो इनके मोरन चार्जेस अनावर्ती क्यों है? क्या ये टाइको के कारोबार की सामान्य लागत का हिस्सा नहीं थे? और जब पिछले अधिग्रहणों के लेखा चार्जेस के साथ हर साल की कमाई बर्बाद हो रही थी, तो कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा? बल्कि निवेशक यह तक नहीं बता सकता कि टाइको की पिछली आय कितनी थी। 1999 में यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लेखा समीक्षा के बाद टाइको ने पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार 1998 के अपने व्यय में मोरन चार्जेस के तौर पर 257 मिलियन जोड़े, अर्थात उस अनावर्ती लागत की वास्तव में उस वर्ष भी पुनरावृत्ति हुई। इसी वक्त कंपनी ने मूल रूप रिपोर्ट में 1999 के चार्जेस में पुनः फेरबदल किया। मोरन 929 मिलियन तक गिरा, जबकि चिल्ला 507 मिलियन तक बढ़ा। टाइको का आकार स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था, लेकिन क्या वह और लाभकारी हो रही थी? कोई भी बाहरी व्यक्ति तय रूप से नहीं कह सकता। निष्कर्ष, वित्त वर्ष 2002 में टाइको के 9.4 बिलियन का नुकसान हुआ, जो स्टॉक 2001 के अंत में 58.90 पर बंद हुआ था। वह 2002 में 17.08 पर समाप्त हुआ, जो 12 महीने में 71% की हानि थी। छोटी मछली ने व्हेल को निगला। 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ऑनलाइन इको और टाइम वार्नर इको ने घोषणा की कि वे ऐसे विलयन सौदा करने वाले हैं जिसका शुरुआती मूल्य 156 बिलियन है। 31 दिसंबर 1999 को AOL 10.3 बिलियन की आस्ती और इनका पिछला 12 महीनों का रेवेन्यू कुल मिलाकर 5.7 बिलियन था। वही दूसरी ओर टाइम वार्नर की आस्तियों में 51.2 बिलियन और रेवेन्यू 27.3 बिलियन था। टाइम वार्नर हर पैमाने पर ज़्यादा बड़ी कंपनी सिर्फ एक बात को छोड़कर, इसके स्टॉक मूल्यांकन में, क्योंकि अमेरिका ऑनलाइन ने सिर्फ इंटरनेट इंडस्ट्री में होने वाली की वजह से निवेशकों को चकाचौंध कर दिया था। इसलिए इसके स्टॉक्स की आय से अति विशाल 164 गुना पर बिके। टाइम वार्नर के शेयरों को कोष, केवल टेलीविज़न, फिल्में, संगीत, पत्रिकाएं थी। यह अपनी आय के तकरीबन 50 गुना पर बिका। इस सौदे की घोषणा करते समय दोनों कंपनियों ने बराबरी की रणनीतिक विलयन बताया। टाइम वार्नर के चेयरमैन जेरल्ड एम लेविन ने घोषणा की, AOL टाइम वार्नर से जुड़े सभी के लिए असीमित अवसर होंगे। इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि यह शेयरधारकों के लिए है। अति आनंद में कि आखिरकार उनके स्टॉक पर इंटरनेट के चहेते होते मोहर लग जाएगी, टाइम वार्नर के शेयरधारकों ने ज़बरदस्त ढंग से इसे सौदे की सहमति दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों का अनदेखा कर दिया। इस बराबरी के विलय को अमेरिका ऑनलाइन के शेयरधारकों को संयुक्त कंपनी के 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि टाइम वार्नर इससे 5 गुना बड़ी थी। 3 वर्षों में दूसरी बार यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जांच कर रही थी कि क्या अमेरिका ऑनलाइन की मार्केटिंग लागत हिसाब गलत है। अमेरिका ऑनलाइन की कुल आस्तियों में लगभग आधा हिस्सा 4.9 बिलियन मूल्य बिक्री के लिए अधिक उपलब्ध इक्विटी सिक्योरिटीज़ का था। यदि सार्वजनिक रूप सौदे हुए इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के भाव गिरते तो यह कंपनी का काफ़ी आस्ती आधार साफ कर सकता था। निष्कर्ष, 11 जनवरी
2001 को दोनों फर्मों ने अपने विलय को अंतिम रूप दे दिया। एवल टाइम वार्नर इको ने 2001 में 4.9 बिलियन गंवाए, 2002 में फिर 98.7 बिलियन गंवाए, जो किसी भी कॉरपोरेशन का अब तक रिकॉर्डेड सबसे बड़ा नुकसान था। इनमें से ज़्यादातर नुकसान अमेरिकी ऑनलाइन का मूल्य कम होने के कारण हुए थे। 2002 का अंत आने तक शेयरधारकों के पास शेयरों में सौदा होने की पहली बार घोषणा के बाद से मोटे तौर पर 80% नुकसान दिखाने के अलावा और कुछ नहीं था, जिनके लिए लेविन ने अंतिम 80 संभावनाएं की भविष्यवाणी की थी। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश करने में विफल हो सकते हैं? 20 मई 1999 को ईट्वाइज इको ने अपने 8% शेयर जनता को बेचे। वॉल स्ट्रीट के 4 सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंक गोल्डमैन सक्स एंड कंपनी, बैक बॉस्टन, रॉबर्टसन, स्टीफन, डोनाल्डन, लेफ्टिन एंड कम जनरेट एंड मेरिल लिंच एंड कंपनी ने 20 प्रति शेयर पर 83,20,000 शेयरों को अंडरराइट किया, जिससे 166.4 बिलियन जुटे। शेयर तेज़ी से बढ़ा और पहले दिन ट्रेडिंग में 282.8% की वृद्धि के बाद 76 पर बंद हुआ। इस भाव पर ईट्वाइज ने अपने 102 मिलियन शेयरों के साथ का बाजार मूल्य 7.8 बिलियन था। इस भाव पर खरीदारों को कौन सा कारोबार मिला? ईट्वाइज की बिक्री पिछले वर्ष 4,261% बढ़ी थी और इसने केवल पिछली तिमाही में ही 75,000 ग्राहकों को जोड़ा था। लेकिन अपने 20 माह के कारोबार में ईट्वाइज ने कुल 30.6 मिलियन की कुल बिक्री की थी, जिसमें उनकी कुल हानि 30.8 मिलियन हुई थी। अर्थात ईट्वाइज 1,000 कीमत वाले खिलौनों को बेचने के 2 खर्च कर रही थी। आईपीओ प्रॉस्पेक्ट्स से यह खुलासा भी होता था कि ईट्वाइज इन प्रस्ताव से मिली कुछ प्राप्तियां का उपयोग अन्य ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इको ने अधिग्रहण में करेगी, जिसने पिछले वर्ष में 4.8 मिलियन की बिक्री की थी। 4.5 मिलियन गंवा दिए थे। इस इनाम को पाने के लिए ईट्वाइज मात्र 205 मिलियन का भुगतान करेगी और ईट्वाइज साधारण स्टॉक्स में 40.6 मिलियन शेयरों को भविष्य में प्रबंधन के जारी करने के लिए रिजर्व रखेगी। अतः यदि ईट्वाइज ने कभी धन कमाया भी तो उनकी शुद्ध आय को केवल 102 मिलियन शेयरों के बीच ही नहीं बल्कि 143 मिलियन शेयरों के बीच विभाजित करनी होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कोई भी आय प्रति शेयर लगभग 1/3 तक कमज़ोर हो जाएगी। ईट्वाइज की इससे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी टॉयज आर अस इको से तुलना करना हैरान कर देता है। पिछले 3 महीनों में टॉयज आर अस ने 27 मिलियन की शुद्ध आय अर्जित की थी और पूरे वर्ष के दौरान ईट्वाइज ने 70 गुना ज़्यादा वस्तुएं बेची। और फिर भी जैसा 17(3) दर्शाता है, शेयर बाजार में ईट्वाइज का मूल्य आरएस से लगभग 2 बिलियन अधिक रहा। निष्कर्ष: 7 मार्च 2001 को ईट्वाइज ने बतौर पब्लिक कंपनी अपने संक्षिप्त जीवन में 398 मिलियन से अधिक की दुखदायी शुद्ध हानि के बाद दिवालिया सुरक्षा के लिए अर्जी दायर कर दी। वह स्टॉक जो अक्टूबर 1999 में 86 प्रति शेयर के शीर्ष पर था, अंतिम बार 1 पेनी पर ट्रेड हुआ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।